देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव से पहले उच्च सदन राज्यसभा की जो है 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए और विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन के बीच एक सीट के लिए रस्साकसी भी देखने को मिल रही है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पिछले 20 दिनों में बढ़ती हुई सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवारों की जीत तय लग रही थी, लेकिन लगातार जो है परिस्थितियां बदलती जा रही है। अखिलेश की पार्टी के लिए तीसरी सीट जीतना जो है चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। यदि मैं बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर चुकी है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है आज नामांकन का आखिरी दिन होने वाला है। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 5 सीटें हैं, जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी की ओर से की गई है। दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। वहीं 3 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। लगातार जो है आगे इसे लेकर के तय किया जाएगा कि किसकी जीत होनी है, लेकिन पार्टियों में लगातार परिस्थितियां बदलती जा रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए जो है आमने सामने है। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर जो है चुनाव होने हैं। और यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। पार्टियों ने जो है अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। पार्टियों की कई कार्यकर्ता और नेताओं ने अपने नामांकन जो है वो दाखिल कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर जो है बीजेपी ने अपने लोगों को उतारा है। 5 सीटों पर जो है कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर भाजपा ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। 7 सीटों पर बीजेपी के नेता और 3 सीटों पर जो है सपा के उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। आज जो है राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे हम लखनऊ से। राज्यसभा चुनाव होने हैं और लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी आपको बता दें कि राज्यसभा की जिन 10 सीटों के लिए यूपी में चुनाव होना है, वहां पे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। जी। भाजपा ने एक अतिरिक्त प्रत्याशी उतार दिया है, संजय सेठ, जो कि भाजपा के ही राज्यसभा सांसद रहे हैं, बड़े उद्योगपति माने जाते हैं। और समाजवादी पार्टी ने वही 3 प्रत्याशी उतारे हैं। साफ तौर पे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी सीधे तौर पर जीत रहे हैं और एक प्रत्याशी के लिए उनके 2 वोट करीब कम पड़ रहे हैं, क्योंकि अपना दल कमेरावादी की जो विधायक है पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर सिराथू से जीती थी, उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को हराया था। वो इस समय बगावत कर रही हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे मशविरा नहीं किया गया, हमसे बातचीत नहीं की, बिना पूछे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। और वही भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के 7 प्रत्याशी सीधे तौर पर जीतते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 8वीं सीट पर संशय बरकरार है। जी वहां पे जी
संजय सेठ को उतारकर भाजपा ने मामले को काफी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। संजय सेठ बहुत लखनऊ के क्या उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार होते हैं और उनके आने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती अपने कुनबे को बचाना रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर जा रहा है कि बिना क्रॉस वोटिंग के न तो सपा का प्रत्याशी जीत पाएगा तीसरा और ना ही भाजपा का 8वां प्रत्याशी जीत सकता है। जी जी, लगातार जो है इसे लेकर के तैयारियां हो रही है और आज नामांकन का जो है आखिरी दिन है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है इसे लेकर के, और नामांकन का जो है आखिरी दिन होने वाला है। वही लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और इसे लेकर के भी सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे कि इस बार का राज्यसभा चुनाव जो होने वाला है 15 राज्यों के कई सारे जगहों पर जो है नामांकन अभी भी दाखिल हो चुके हैं और अभी भी बाकी हैं कि हो सकता है कि कई लोगों के नामांकन फॉर्म फिर भर जाए। जी आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। जी, वही सपा के जो विधायक हैं और इस बसपा के विधायक, इसके साथ ही सपा को जो बड़ा झटका लगा है वो आरएलडी का जो उनसे दूर चली गई जैन जो एनडीए में शामिल हो गए हैं, उनके 11 विधायक ये सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं तो समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी जीत भी जाते, इसके साथ ही उसके पास कई वोट अतिरिक्त भी बच जाते जी। लेकिन जयंत के पार्टी से अलग होने से समाजवादी पार्टी कमजोर हो चुकी है। इसके साथ ही एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है और उसका कुनबा बढ़ता जा रहा है। जी, वही लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं और जैसे कि आपने बताया कि सपा के जो कई नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो इसका असर जो है इस बार देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी से खासा नाराज चल रहे हैं। जी। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि राज्यसभा चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा का। इसी में ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बसपा के एकमात्र विधायक जो उमाशंकर सिंह है वो किसको वोट करेंगे ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी, क्योंकि माना ये जा रहा है अभी तक कि वो भाजपा के साथ जाएंगे। जी, वहीं यदि मैं सोनिया गांधी की बात करूं तो सोनिया गांधी ने भी जो है नामांकन दाखिल किया है राज्यसभा चुनाव के लिए और उन्होंने कहा भी है कि वो इस बार राज्यसभा चुनाव लड़ने वाली है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। जी इस बार एक आंतरिक सर्वे आया था कि रायबरेली में भी कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर हो चुकी है, जहां से सोनिया गांधी मौजूदा सांसद हैं। पिछला चुनाव चूंकि राहुल गांधी अमेठी से हार चुके हैं उनसे स्मृति ईरानी से, तो उसके बाद से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जमीन यूपी में काफी कमजोर हो चुकी है और पार्टी की सर्वोच्च नेता को लेकर कांग्रेस को रिस्क नहीं लेना चाह रही है, इसलिए उन्हें सीधे तौर पे उच्च सदन राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि रायबरेली से या तो प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई और भरोसेमंद शख्स वहां से चुनाव लड़ेगा। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बलराम जी धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो है यह चुनाव को लेकर के तैयारियां हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगभग सब कुछ तय हो चुका है। वहीं यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर नामांकन दाखिल हो चुके हैं। बीजेपी के डॉक्टर मुरुगन, माया, बंसीलाल, उमेश नाथ ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने का जो है आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश में भी 7 उम्मीदवारों ने भाजपा से नामांकन दाखिल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन जो है दाखिल किए हैं। बीजेपी और सपा में जो है रस्साकसी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। वहीं यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो बीजेपी के सभी 7
उम्मीदवारों ने 2-2 सेट में अपना नाम दाखिल किया है। राज्यसभा की 10 खाली हो रही सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 8 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। आज आखिरी दिन है नामांकन का। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे हम। राज्यसभा चुनाव होने हैं और लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है और आज नामांकन का जो है आखिरी दिन है, राज्यसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो है नामांकन का आज आखिरी दिन है और राज्यसभा चुनाव को देखा जाए तो ये आंकड़ों का गेम है और आंकड़े जिस पार्टी के पास अधिक होते हैं वही उम्मीदवार अपना जो है नामांकन करते हैं। कई स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि सरकार के जो है वो मिलीजुली सरकार होती है, वहां पर कई बार फाइट जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो जिन पार्टियों के पास बहुमत होता है वही उन्हीं पार्टियों की ओर से जो है वो नामांकन किया जाता है। दूसरी अन्य जो दल होते हैं वो निर्विरोध जो है वो चुनावी प्रक्रिया को करने में मदद करते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके पास नंबर नहीं होगा तो आप फाइट नहीं कर पाएंगे और जब नंबर नहीं है ऐसे में आप अगर फाइट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको जो एक मैसेज है वो गलत मैसेज जाता है। राजनीतिक जो अभी तक का अगर समीकरण देखा जाए तो उसमें यही देखा गया है कि अगर उत्तराखंड में देखें तो महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया है, उसके अलावा किसी और अन्य ने नामांकन नहीं किया है, क्योंकि दूसरे दल को पता है कि उनके पास नंबर नहीं है और वो नंबर नहीं होने के कारण जो है वो अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं विधायकों को वोटिंग करनी होती है और जिस पार्टी के पास विधायकों का पर्याप्त आंकड़ा होता है वही पार्टी जो है वो नामांकन करती है। कई राज्यों में इस तरह देखा जाता है कि जहां पर पूर्ण बहुमत नहीं होती है, अन्य दलों के साथ मिलकर के जहां पर सरकार बनाते हैं वहां पर जो है नामांकन कई लोग वहां पर नामांकन करते हैं। उसमें से जिस उम्मीदवार को जो है विधायकों का पर विचारधारा अलग होती है लेकिन पार्टी सरकार चलाने के लिए एक दूसरे के साथ होती है, लेकिन कई स्थानों पर ऐसा देखा जाता है जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, यानी कि जो नंबर का खेल है वो नंबर अगर जिस पार्टी के पास होता है दूसरी पार्टियां वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती हैं। जी, वहीं उत्तराखंड से बात करूं तो उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट ने जो है नामांकन दाखिल किया है और इस पर कांग्रेस ने भी जो है निशाना साधा है। उन्होंने उनकी जो प्रवक्ता है गरिमा दौसानी ने निशाना साधते हुए कहा था कि नामांकन दाखिल में महेंद्र भट्ट का नाम क्यों दिया गया है, उनका ऐसा कहना था। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है लगातार? देखिए, कांग्रेस को कमजोर होता हुआ आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखें तो मुख्य विपक्षी दल है, 19 विधायक उनके पास है, 70 का आंकड़ा है। ऐसे में 19 विधायकों की संख्या बहुत अधिक होती है और जहां तक मैंने नंबर का आपको गेम बताया था कि उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार है, यहाँ पर जिसको भी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती उसका जीतना तय था। सिर्फ एक औपचारिकता है कि उन्होंने नामांकन किया है, क्योंकि नामांकन बिना किए उन्हें राज्यसभा नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उनको नामांकन किया गया। जिस तरह से महेंद्र भट्ट क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और जातीय जो समीकरण का पूरा जो खेल है और वो देखा जाता है, जिस तरह से कुमाऊं गढ़वाल यहाँ के 2 मंडल हैं और इस पहाड़ मैदान बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए
भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुना है। महेंद्र भट्ट है जो बद्रीनाथ से आते हैं। एक मैसेज के तौर पर भी इसको चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेकर के जा सकती है। वो यह बात भी कह सकते हैं कि देखिए, हमने बद्रीनाथ से जो है राज्यसभा एक दूरस्थ जो सीमांत इलाका है, वहां से हमने उस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने का काम किया है, ताकि जो सीमांत राज्य है, ये सीमांत जनपद है, उनकी जो भागीदारी है वो देश में बनी रहे। जो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको जो उच्च सदन है उसमें उठाने का काम करें। देखिए, विपक्ष आरोप लगाता है और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्योंकि राजनीति हमेशा से सत्ता के लिए की जाती है और सत्ता में आने के बाद सत्ता को कैसे बरकरार रखा जाए उसको लेकर के लगातार पार्टियां अपने समीकरण बनाती रहती है। और उसी समीकरण के तहत अगर देखा जाए तो राज्यसभा का अगर देखें तो उत्तराखंड से जो है वो राज बब्बर कांग्रेस के उससे राज्यसभा गए। यहाँ से महिला जो मेयर थी पहली, वो यहाँ से जो है राज्यसभा गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई फैसला लिया है तो उन्होंने अपनी रणनीति के तहत लिया होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्यसभा पहुंचे। जी, वही यदि मैं बात करूं मौसम की, तो लगातार मौसम बदलता जा रहा है और मौसम ने करवट ले ली है। कहीं ना कहीं कोहरा बढ़ता जा रहा है और कई सारी मामले जो है सामने आ रहे हैं। बारिश हो रही है कई जगहों पर। वहां पर किस प्रकार का मौसम बना हुआ है? देखिए, अगर आप पूरे भारत की अगर आप मौसम की बात करें तो हर जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। और जिस तरह से अचानक से देखिए मौसम में बदलाव हुआ है, इस वक्त मैं जहां पर हूं वहां पर दिन में काफी तेज धूप निकल रही है, गर्मी है। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, शाम होती है, वैसे वैसे यहाँ पे जो तापमान है उसमें काफी गिरावट हो जाती है। लेकिन दिन के समय जो है तापमान जो है वो काफी गर्म हो रहा है। और ऐसे ही मैदानी अगर क्षेत्रों में देखें तो मैदानी क्षेत्रों में वापस जो कोहरे का जो कहर है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम में चेंजेस जो है इस हफ्ते काफी देखने को मिलेंगे। बारिश भी कई जगह मिलेगी और मौसम विभाग द्वारा कहा गया था कि जो मौसम है वो लगातार चेंज होता रहेगा। जी, क्या कोई मामला सामने आया है? मौसम लगातार जो है बदलता जा रहा है, तो इस वजह से कोई ऐसी घटना हुई है या किसानों की फसलों को कोई नुकसान पहुंचा है अभी तक? देखिए, जाहिर सी बात है, जब बेमौसम बरसात होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है इस पे सीधे तौर पर किसानों को होता है। कोहरे की वजह से आवाजाही में काफी तकलीफ लोगों को होती है, क्योंकि देखिए आपको जब आप विजुअलिटी अगर सही नहीं होती है तो गाड़ियों की रफ्तार है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, उन सब की रफ्तार में असर पड़ता है और इसका सीधे तौर पर आम जनजीवन पर इसका असर दिखाई देता है। और जहां तक देखिए फसलों का सवाल है, कई जो फसलें हैं इससे काफी नुकसान होता है। किसान पहले से ही जो है प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि लगातार मौसम जो है अब मोबाइल पर भी दिखाई दे जाता है। हम खुद अपने दर्शकों को यही सलाह देंगे कि आप कोई अगर ट्रेवल करते हैं तो मोबाइल पर एक हफ्ते का पूरा आप मौसम की जानकारी ले ले। आप मौसम की जानकारी के लिए आप मोबाइल में गूगल से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आजकल बहुत आसान हो गया है मौसम के बारे में जानकारी लेना। लेकिन देखिए, जब मौसम खराब हो, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रों, अभी हमने देखा था कि पिछले अगर एक हफ्ते अगर हम बैक जाएं तो देखेंगे कि पर्वतीय जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर काफी बर्फबारी देखने को मिली और एक हफ्ते के अंदर ही मौसम ने काफी करवट बदली है। और जहां पर तापमान में गिरावट थी वहां पर तापमान जो है वो दिन के समय काफी बढ़ गया है। जी, साथ ही यदि हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तो जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह के सवाल अन्य राजनीतिक दल उठा रहे थे वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो सवाल है ये सवाल बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ उन्हें चुनाव मैदान में उतरना है और वो पार्टी अगर बहुत अमीर पार्टी है, क्योंकि देखिए अमीर और गरीब दोनों ही जो है एक चुनाव लड़ सके, इसीलिए चुनाव आयोग एक रकम फिक्स करता है कि आप इससे ज्यादा चुनाव में खर्च नहीं कर सकते। जहां तक देखिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो 2 जनवरी
से 11 फरवरी 2024 इसी साल में अगर देखें तो 570 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड है वो खरीदे गए हैं। और 2018 से 23 के बीच में, क्योंकि देखिए 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2018 से 23 के बीच में लगभग 12,000 करोड़ के बॉन्ड वो खरीदे गए थे और भारतीय जनता पार्टी को 55% बॉन्ड मिला था। और वहीं अगर देखें मुख्य जो विपक्षी दल है, राष्ट्रीय विपक्षी दल है कांग्रेस, उसको लगभग 10% के लगभग उनको बॉन्ड मिले थे। तो सबसे बड़ी चिंता इस वक्त कांग्रेस के सामने यही थी कि अगर चुनाव मैदान में उन्हें उतरना है, 2024 का चुनाव उतरना है, मैदान में उतरना है, अगर एक बड़ा फासला अगर पैसों को लेकर के होगा तो उसमें जाहिर सी बात है उनको परेशानी आएगी। और इसी परेशानी को देखते हुए लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे थे। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल साफ किया है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आम व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा उद्योगपति है, कितना पैसा किस पार्टी को दे रहा है, उसके एवज में उस उद्योगपति को क्या फायदा मिल रहा है। क्योंकि देखिए अगर सूचना का अधिकार 19(1)(a) में देखें तो जाहिर सी बात है उसमें आपको ये आजादी है कि आप सूचना के अधिकार में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितना पैसा कौन व्यक्ति है, कितना पैसा दे रहा है, वो कहां से पैसा आ रहा है। एक निष्पक्षता को देखते हुए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वो वाकई में स्वागत योग्य है। हालांकि देखिए अगर सत्तारूढ़ दल के हिसाब से देखा जाए तो सत्तारूढ़ दल को, क्योंकि चुनाव उनके पास अगर बजट देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड का 55% उनको मिला और उसी दौरान जो है जो अन्य दल हैं उनको बहुत कम इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। तो जाहिर सी बात है ये एक जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको काफी खुशी मिल रही है। जी, जैसे कि लोकसभा चुनाव भी अभी नजदीक है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में पार्टियों को होगा? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव निष्पक्षता के साथ हो, पैसे का धन का जो प्रभाव है, धन बल का जो प्रभाव है वो ना हो, ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट ने जिस तरह से जो फैसला दिया है वो उसकी वाकई में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। क्योंकि देखिए एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके सामने आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा अमाउंट के तौर पर चंदा मिल रहा है और अगर मान लीजिए कल कोई दूसरी पार्टी आती है वो इस तरह के फंडे को अपनाती है तो कहीं ना कहीं जो दूसरे राजनीतिक दल है, क्योंकि देखिए चुनाव अगर जनता के बीच में लड़ा जाता है, जनता वोट करके वो विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, पार्षद चुनती है, मेयर चुनती है। अगर धन और बल दोबारा से अगर इस तरह का प्रभाव अगर पड़ेगा, एक ही व्यक्ति जिसका प्रचार भी बहुत ज्यादा हो सकेगा, जिसका, क्योंकि देखिए लोगों के बीच में हर पार्टियों को अधिकार है कि जो चुनाव मैदान में उतरते हैं वो लोगों के बीच में अपनी बात को रखे, चुनावी मुद्दे को रखे, उसको किस माध्यम से रखना है। अगर एक व्यक्ति मान लीजिए अगर कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अगर 20 करोड़ रुपए केवल अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर रहा हूं और जो मेरे अन्य सहयोगी हैं वो 20 रुपए अगर खर्च कर रहे हैं तो कितना बड़ा एक अंतर प्रचार प्रसार में आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेता होते हैं वो लोगों से कुछ वादा करते हैं लेकिन जब वो चुन करके आते हैं उसके बाद वो वादे को पूरा नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया है वो वाकई में वो फैसला स्वागत योग्य है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से इस बयान को दे रही है, विपक्ष अपनी तरफ से इसको बयान को दे रहा है, लेकिन ये जरूर है कि अगर सूचना का अधिकार है तो सूचना के अधिकार में आप और हमको ये बात पता होना चाहिए कि हम अगर जिसको वोट कर रहे हैं वो किस छवि का व्यक्ति है, वो कितना पैसा जो है उसने खर्च किया। पिछले चुनाव में 5 साल पहले जब वो चुनाव में आया था तब उसने कितना पैसा भरा था, कि उसकी आय कितनी है, उसके पास कितना पैसा है। तो ये तमाम चीजें हैं, एक पारदर्शिता रहनी चाहिए चुनाव में और इसी पारदर्शिता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको जो है अभी तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और वो जो ब्यौरा है वो पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई इलेक्शन कमीशन को दे और वो पूरी स्थिति को क्लियर करे कि किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने कितना जो है पैसा चंदे के रूप में दिया है। जी, वहीं यदि मैं बात करूं मणिपुर हिंसा को लेकर के, तो मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा करने का जो है मामला सामने आया है। एक बच्चे पर जो है
एक बच्चे की मौत हो गई है और वहां पर गोलियां भी चलाई गई है। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि लगातार जो है मणिपुर में हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं। देखिए, मणिपुर की घटना में कहने से ज्यादा वहां पर ग्राउंड पे जा करके जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करके इस मसले को हल किया जाना है। इसके लिए जरूरी है कि सर्वदलीय बैठक हो, जो नेता हैं उनको सबको एक होना चाहिए। जो समस्या है, जो हिंसा का मुख्य कारण है, वो जानना चाहिए। उसको कैसे दूर किया जाए उस बारे में बात होनी चाहिए। हिंसा के पीछे कौन लोग हैं, किस माध्यम से जो है वो लोग हिंसक हो रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर के एनालिसिस करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और एक पक्षीय कार्रवाई ना हो। क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब एक पक्षीय कार्रवाई होती है तो उसमें लोगों के अंदर एक पीड़ा होती है और एक गुस्सा जो अंदर होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाई देता है कि आप मान लीजिए, अगर एक समुदाय के बीच में अगर दूसरे समुदाय का कोई अकेला व्यक्ति आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो घटना है, इस तरह की घटना है, वो देखने को मिलती है। हालांकि देखिए, सरकार अपनी ओर से जरूर प्रयास कर रही होगी और प्रयास करना भी चाहिए। विपक्षी दलों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की हिंसा ना हो, क्योंकि देखिए, हिंसा करने वाले ये नहीं देखते कि सामने कौन है, किसकी जान जा रही है, किसका नहीं जा रहा है, क्योंकि हिंसा से कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित होते हैं और इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसको सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से, जो भी माध्यम से अगर इस तरह के हिंसक जो हिंसा हो रही है उसको रोकने में जो है सरकार को रोकने में लगाम लगानी चाहिए और उन लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए जो लोग इनके पीछे हैं। जी विक्रम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का मामला सामने आया है और एक की मौत हो चुकी है और बच्चों पर गोलियां भी चलाई गई है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर हमला हुआ, हथियार लूटने की कोशिश भी की गई। गोलीबारी में एक की मौत हो चुकी और 3 लोग घायल हो चुके हैं। इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला हुआ है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है, जहां पर एक की मौत हो चुकी है, बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई है। आपको बता दूं कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर भी हमला हुआ है और हथियार लूटने की कोशिश की गई। गोलीबारी में एक की मौत हो चुकी है और 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला हुआ है। मणिपुर में फिर से एक बार हिंसा भड़क उठी है, एक की मौत हो चुकी है, बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर भी हमला हुआ है और हथियार लूटने की कोशिश की गई। गोलीबारी में एक की मौत हुई और 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला हुआ है। पहले भी जो है मणिपुर में हिंसा के मामले सामने आए थे, वहीं एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क गई है, एक की मौत हो चुकी है और बच्चों पर भी जो है गोलियां चलाई गई है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर भी हमला हुआ है और हथियार लूटने की कोशिश भी की गई, जहां पर इसके बाद गोलीबारी चली और जिसमें एक की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल हो गए। इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला हुआ। मणिपुर में कुछ समय पहले हिंसा का मामला सामने आया था, वहीं एक बार फिर से जो है मणिपुर में हिंसा भड़क गई है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और बच्चों पर जो है गोलियां भी चलाई गई है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर भी हमला हुआ, हथियार लूटने की कोशिश भी जो है की गई। गोलीबारी के समय
एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इंडियन रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला हुआ। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड अश्विनी जी जुड़ चुके हैं हरियाणा से, हम उनसे जानकारी लेंगे। मणिपुर में हमला हुआ सर, एक बार फिर से वहां पर हिंसा भड़क उठी है और गोलियां भी चली है, जहां पर एक की मौत हो चुकी है और कई लोग जो घायल हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस पर, क्योंकि लगातार मणिपुर में जो है हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं। पिछले कई दिनों से मणिपुर में हिंसा थमी हुई थी, लेकिन एकदम अचानक आज फिर हिंसा सामने आई है, जिसमें हमलावरों ने उस पर अटैक किया है, जिसको देखते हुए कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। जी, वही यदि मैं किसान आंदोलन की बात करूं तो लगातार जो है किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है किसान आंदोलन का और लगातार जो है हम देख सकते हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन भी उन्होंने शुरू कर दिया है। पंजाब में किसान जो है रेलवे ट्रैक्स पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी को लेकर पिछले 3 दिनों से हर पंजाब के किसान हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के तमाम बॉर्डरों पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन आज केंद्रीय मंत्रियों का चंडीगढ़ दौरा है, जो किसान संगठनों के साथ बात करेंगे। वहीं बात की जाए तो इस प्रदर्शन के कारण आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है, उद्योग धंधे भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं रोजमर्रा के कामों में भी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि हरियाणा के 7 जिलों में नेटवर्क बात की जाए तो आज पंजाब में टोल भी फ्री कर दिए गए हैं। 6 जिलों में पंजाब के रेल अभियान भी शुरू कर दिया गया। लगातार पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़े जाने से कहीं ना कहीं कारणों को आम लोगों की भी सहानुभूति मिलने लगी है। हरियाणा की सड़कें और अभी तो इस प्रदर्शन से दूर थे। पुलिस के द्वारा की जा रही गैस के अब वो भी खुलकर किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। जी, लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि हरियाणा और पंजाब में किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोक दी है। कहीं ना कहीं इस वजह से आमजन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको कई सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी भैया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा की जो मुख्य सड़कें हैं, जो दिल्ली से कनेक्ट करती है चंडीगढ़ को या पंजाब को कनेक्ट करती है, वो पूरी तरह से रोक दी गई है। और एक जीटी रोड बेल्ट तो बिल्कुल ही प्रभावित हो रही है। अपनी नौकरी पेशे पर जाते हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ तो इंटीरियर में भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक बढ़ने से आम लोगों के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। किसानों की ओर से लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है। यदि मैं मणिपुर हिंसा की बात करूं तो मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है, जहां पर एक की मौत हो गई और 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। संपर्क नहीं बन पा रहा है फिलहाल उनसे। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है, जहां पर एक की मौत हो गई है और बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर हमला किया गया, हथियार लूटने की कोशिश भी की गई और गोलीबारी में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इंडियन रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर यह हमला हुआ था। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। पहले भी जो है मणिपुर में हिंसक मामले सामने आते रहे हैं, वहीं इस बार फिर से जो है एक मामला सामने आया जहां पर बच्चों पर गोलियां चलाई गई है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर भी हमला हुआ और हथियार लूटने की जो है कोशिश की गई।
गोलीबारी में एक की मौत हो गई और 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला हुआ। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। हिंसा का एक बार फिर से मणिपुर से मामला सामने आया है। बच्चों पर गोलियां चलाई गई है जिसमें एक की मौत हो चुकी है। वहीं यदि मैं बात करूं इस मामले को लेकर के तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर भी हमला हुआ और हथियार लूटने की कोशिश की गई। गोलीबारी में जो है एक की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल भी हुए हैं। इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला हुआ। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। मणिपुर में हिंसक मामला सामने आया है। पहले भी जो है मणिपुर में हिंसा हुई थी और इस बार बच्चों पर जो है गोलियां चलाई गई है और हथियार लूटने की भी जो है कोशिश की गई थी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मणिपुर हमेशा चर्चा में रहा है क्योंकि वहाँ पे हिंसक मामला होते रहे हैं और महिलाओं पे काफी अत्याचार होता रहा है। आज अगर हम बात करें आज की, तो आज जो है मुझे जानकारी ये आ रही है, पुलिस की बटालियन की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि वहाँ पे जो बटालियन है, बटालियन का के अंदर घुस करके जो है उपद्रवियों ने जो है इम्फाल, मणिपुर का जो वो है, पुलिस ने इम्फाल ईस्ट जिले से में चिंगरेला में जो इंडिया रिजर्व बटालियन IRB के शिविर लगा हुआ था, वहाँ शिविर से हथियार लूटने का आरोप लगाया था और आरोप के बारे में उसने एक्स पर उसने बताया था, जहाँ पे पुलिस ने बताया कि IRB के शिविर से लूटी गई 4 इंसास राइफल, जिसमें से एक घटक थी, SLR की 2 मैगजीन और 9 mm गोला बारूद, जिसमें से 16 छोटे बक्से भी बरामद किए गए थे। जो पुलिस ने सोशल मीडिया के मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि 13 फरवरी 2024 की रात को एक उम्र भीड़ के द्वारा राइफल ईस्ट चिंगरेला में IRB की 5वीं बटालियन के में हथियार लूटने की घटना के संबंध में मणिपुर पुलिस ने बुधवार को 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसे गिरफ्तार करके न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बहरहाल पुलिस ने अब तक यह नहीं बताया कि हथियार कहां से बरामद किए गए थे। आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया, ये पुलिस ने अभी तक नहीं बताया है। चिंगरेला में IRB की 5वीं बटालियन के शिविर में उग्र भीड़ घुस गई थी, जिसको देखते हुए हथियार और गोला बारूद लूटकर ले गई थी। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्वयंसेवकों में चिंगरेला से करीब 5 किलोमीटर की दूर स्थित इम्फाल ईस्ट जिले में पगई में मणिपुर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हथियार तथा गोला बारूद लूटकर ले गई थी। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में जो है स्वयंसेवकी और भी चिंगाल पहुंचे हुए थे। करीबन जो है 5 किलोमीटर दूर स्थित इम्फाल में ये घटना घटी थी। मंगलवार को MPTC पंगोई पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें सशस्त्र उपद्रवियों सहित हिंसक भीड़ पीछे से हटाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें पुलिसकर्मी उस भीड़ को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे और जिसमें इस दौरान एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। जी, वही यदि हम बात करें किसान आंदोलन को लेकर के, तो किसान जो है लगातार 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब पंजाब और हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने रेल रोको आंदोलन भी शुरू कर दिया है और लगातार वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। लगातार जो है ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है और लखीमपुर खीरी से भी एक मामला सामने आया था, जहाँ पर एक किसान की मौत भी हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, लखीमपुर खीरी जनपद में ऐसी कोई हिंसक जो है वारदात नहीं है, किसानों के थ्रू नहीं देखी जा रही है। लेकिन हाँ, जिले में लगातार अगर हम बात करें जो है हत्याओं की, तो हत्याओं का ग्राफ जरूर बढ़ता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें पंजाब के जो है किसानों की मांगों को लेकर के, तो उनकी 14 सूत्री मांगे थी, जिसमें 10 सूत्री मांगे सरकार द्वारा मांगी गई थी। जो 4 सूत्री मांगे बची थी, उसको लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर के रेल रोको आंदोलन भी उन्होंने 10 घंटे के लिए शुरू किया था, जिसमें रेल की पटरियों पे किसान
बैठे हुए थे, जिसको लेकर के ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जहां पे इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे एक आध किसानों को भी पुलिस के द्वारा या जो है उनको पीछे ढकेलने को लेकर के चोटों का माहौल नजर आया था। अच्छा, हालांकि लखीमपुर जनपद के अंदर ऐसा कोई इस तरीके का मामला नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, सुबह जो है निघासन क्षेत्र में जो है एक घटना जरूर घटी थी, जहां पे डॉक्टरों का पुलिस के द्वारा डॉक्टरों को जब उस बॉडी को दिखाया गया था, तो डॉक्टरों का ये कहना था कि इसे किसी हिंसक जानवर ने इस पे प्रहार किया है, जिसके तहत इसकी मौत हुई है। लेकिन उसकी स्वयं की जो मृतक था, 40 वर्षीय जो मृतक था पांडे, उसकी पत्नी का यह कहना था कि उसे धारदार हथियार से उसे हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन मौके पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अग्रिम विधि कार्रवाई के लिए भेज दिया था, और ये कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि हत्याओं के मामले जो है लगातार सामने आते रहते हैं और देखने को मिलते हैं, प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है इसे लेकर के, कितना सतर्क जो है प्रशासन बना हुआ है? प्रशासन की अगर हम लखीमपुर खीरी की प्रशासन की बात करेंगे तो यहाँ पे एसएसपी जो है गणेश प्रसाद साहा के नेतृत्व में जो है दक्षिण पूर्वी जोन जो है एडिशनल एसपी और पश्चिमी जोन एडिशनल एसपी, जो यहाँ पे जिले में 2 एडिशनल हैं और एक एसपी सहित 2 एडिशनल हैं, बाकी भारी पुलिस मौजूद है। लेकिन जो है इन बीते कुछ दिनों में यहाँ पे हत्याओं का जो सिलसिला लगातार जारी है, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल खड़ा कर रहा है। अगर हम बात करें कि जो है आरोपियों को पकड़ने की, तो आरोपियों में कहीं ना कहीं पुलिस से खौफ इस समय नहीं देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है हरकत में आई है और तत्काल जो है आरोपियों को खोजने का, पकड़ने का प्रयास जारी है। जो है आने वाले समय में लखीमपुर जिले में पुलिस की पकड़ जरूर मजबूत होगी, लेकिन इन कुछ बीते कुछ दिनों में पुलिस जो है पुलिस आरोपियों का भय, पुलिस को का भय आरोपियों के दिलों में नजर नहीं आ रहा है। जी, राज्यसभा चुनाव होने हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो है सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सपा और भाजपा के बीच में जो है रस्साकसी का माहौल बना हुआ है। यदि मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने जो है अपने 8 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कर दिए हैं। सपा ने जो है अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं इस चुनाव में। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए सपा ने सबसे पहले सपा ने ही यहाँ पे अपने उम्मीदवारों को लखीमपुर जनपद में चयन किया था, जिसमें उत्कर्ष वर्मा जो है को यहाँ लखीमपुर सदर से उम्मीदवार बनाया था। और अगर हम धौरारा के विधानसभा की बात करें तो धौरारा से भी एक प्रत्याशी को उन्होंने चुनाव किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भी उम्मीदवारों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जो है सपा और भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे बढ़त बना पाती है, कितना लोगों के दिलों में अपना वर्चस्व कायम कर पाती है, ये तो बात की बात होगी। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार का जो है लोगों के दिलों में योगी सरकार बची हुई है, और जो जिस तरीके से आगे आने वाले समय में जो है ये सब देखा जा रहा है, लोगों की योगी सरकार की जो रणनीतियां हैं, और उसको देखते हुए अब ये तो जनता आगे तय करेगी कि सरकार किसकी बननी है। जी, वहीं लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले जो है अब राज्यसभा चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। क्या राज्यसभा के इस चुनाव का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जी, अगर हम बात करें हिंसा की तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे मामला हुए हैं जिसको लेकर के जो है जैसे सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे अगर हम बात करें किसानों को लेकर के, तो किसानों के दिलों में जो है यहाँ पे जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, खेतों का नुकसान कर रहे हैं, फसलों का नुकसान हो रहा है। इस तरीके से कुछ किसान जो है किसानों के जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए किसान परेशान जरूर है, जिसको देखते हुए चुनाव में ये असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जितना मवेशी यहाँ पे जितना जो है गौवंश यहाँ पे छुट्टा घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, खेतों का नुकसान कर रहा है। अब किसान की हम बात ले लें तो किसान सारा दिन खेतों में अपना गुजारता है, अपनी फसलों की रखवाली करता है, रात में भी आता है, रात में भी जो है अपने घर पे समय नहीं दे पा रहा, अपने परिवार के साथ नहीं रुक पा रहा है, सारा दिन रात
जो है वो खेतों में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी भड़ास जो है चुनाव पे जरूर निकालेगी, और कहीं ना कहीं इससे जो है इस चुनाव पे फर्क जरूर पड़ेगा। जी, लगातार जो है मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। यदि मैं मौसम की बात करूं तो मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदल लिया है और कोहरा जो है बहुत बढ़ गया है, विजिबिलिटी कम हो चुकी है। किस प्रकार का मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है? लखीमपुर जनपद के अंदर अगर हम मौसम की बात कर रहे हैं तो इस समय बीते कुछ दिनों से बढ़िया जो है अच्छी धूप देखने को मिल रही है। कोहरा विजिबिलिटी भी ठीक है, कोहरा इस समय अब कोहरा नहीं देखा जा रहा है। ठंडक भी कम हो गई है। सुबह रात्रि में जो है 10 बजे के बाद हल्की ठंडक जरूर महसूस होती है, लेकिन अभी लखीमपुर जनपद के अंदर जो है मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, धूप भी बढ़िया निकल रही है और लोग अपने अपने कार्य पर जो है समय से जा पा रहे हैं। जी पवन जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मौसम की यदि मैं बात करूं तो मौसम में लगातार बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं बारिश तो कहीं कोहरा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी कम हो गई है। फिर एक बार मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। यदि मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में सुबह घना कोहरा और विजिबिलिटी कम हो गई है। 24 घंटों में 18 शहरों में बारिश भी हुई है। 3 दिन बाद पश्चिमी यूपी में फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार जो है 3 दिन बाद पश्चिम यूपी में फिर से बारिश होने के आसार जताए गए हैं। और यदि इसे लेकर के मध्य प्रदेश की बात करूं तो भोपाल, ग्वालियर समेत 12 जिलों में कोहरा देखने को मिल रहा है। सागर संभाग में जो है मौसम विभाग के अनुसार जो है बादल होने वाले हैं और कल से रात का तापमान घटने वाला है। मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदल लिया है। लखनऊ में सुबह घना कोहरा देखने को मिला और विजिबिलिटी कम हुई। यदि हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसानों की आंदोलन का आज तीसरा दिन है। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने टोल फ्री करवाए हैं और रेलवे ट्रैक्स पर बैठ करके किसान अपना आंदोलन लगातार कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भी आज फिर से मीटिंग होगी। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है और पंजाब में प्रदर्शनकारियों यानी कि किसानों ने टोल फ्री करवाए हैं। कहीं ना कहीं इसका असर जो है आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन हो गया है। आम जनता जो है लगातार परेशान हो रही है। रेलवे ट्रैक्स पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं और चंडीगढ़ में भी आज फिर से एक बार मीटिंग होने वाली है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के यह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एमएसपी और कर्ज माफी पर जो है सरकार से सहमति नहीं बन पाई है, जिस वजह से किसान इस आंदोलन को लगातार बढ़ा रहे हैं। किसान दिल्ली का कूच करने के लिए पहुंचे हैं। वही प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आंसू गैस के गोले जो है प्रशासन ने छोड़े हैं और जो है प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है। पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन लगातार किसान जो है डटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने जो है टोल फ्री कराए हैं। रेलवे ट्रैक्स पर बैठ करके भी किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है और ट्रेनों को रोका जा रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेश चौरसिया हरदोई से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है। लगातार किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो है किसानों की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन भी जो है पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है और सुरक्षा के उन्होंने काफी इंतजाम कर रखे हैं।
छात्रों प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर समझ पा रहे हैं कुछ किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि हरदोई शहर में प्रशासन ने बैरिकेडिंग भी कर रखी है जी और किसानों को समझाने की कोशिश भी की है। जी किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने रेल रोको आंदोलन भी शुरू कर दिया है। ट्रेन भी जो है किसानों की ओर से रोकी जा रही है। आम जनता को इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बायोमेट्रिक भी लगे हुए हैं। आप जाते हैं, अपना साइन करते हैं, नहीं तो आपकी सैलरी कट जाती है। जी तो एक आम इंसान तो बहुत ज़्यादा परेशान है इन सारी चीज़ों के चलते। लेकिन जी फिर भी शासन प्रशासन अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं और फिलहाल हरदोई में ट्रेन रोकने की ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक मिला-जुला असर है। जी वहीं पर यदि मैं बात करूं तो इस आंदोलन की वजह से कई किसानों की जान भी चली गई है और इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार जो है किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी 2 सूत्रीय मांगे हैं एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर के, जिसकी सहमति जो है सरकार के साथ उनकी नहीं बन पाई है। हाँ, इसमें किसानों का एक विशेष ये है कि जिनकी भी मौत हुई है, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। और एमएसपी की ये बार-बार कह रहे हैं कि इसका प्राइस फिक्स कर दिया जाए और सरकार इस पे केवल आश्वासन न दे, एक ऐसा काम करे जो सबके सामने हो। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम किसान हैं, हम परेशान हैं। हमारी अगर सरकार कि- जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है और लगातार आज किसानों के आंदोलन का तीसरा दिन है। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने टोल फ्री कराए हैं और लगातार जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स पर भी किसान बैठ चुके हैं और उनका आंदोलन जारी है। चंडीगढ़ में आज फिर एक बार मीटिंग हो सकती है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटकर खड़े हुए हैं। पुलिस ने भी इसे लेकर के जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है। किसान आंदोलन का जो तीसरा दिन है, पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने टोल फ्री कराए हैं। रेलवे ट्रैक्स पर बैठकर भी जो है किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन भी किसानों की ओर से किया जा रहा है। चंडीगढ़ में आज फिर एक बार मीटिंग हो सकती है। इसे लेकर के हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटकर खड़े हुए हैं। पुलिस ने भी इस आंदोलन को लेकर के पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस की ओर से 7 लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन जो है इस आंदोलन को लेकर के सतर्क बना हुआ है। यदि मैं बात करूं तो प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए। किसानों को समझाइश लेने की भी कोशिश की गई है। किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर के किसान और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इसके बाद अब किसानों ने रेल रोको आंदोलन भी शुरू कर दिया है। किसान जो है रेलवे ट्रैक्स पर बैठ गए हैं और उनका आंदोलन अभी भी जारी है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटकर खड़े हुए हैं। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है।
बंगाल की यदि हम बात करें तो बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हो गया है। संदेश खाली में कोहराम मच गया है और सियासत बेलकाम हो गई है। संदेश खाली पर पूरे बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हो गया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक फरार है। संदेश खाली में कोहराम मच गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो है सोशल मीडिया पर जो है कुछ वीडियोस जमकर वायरल हो रहे हैं। संदेश खाली में जो है कोहराम मच गया है और सियासत बेकाम हो चुकी है। इसके कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार के वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। टीएमसी नेता पंजाब में एक रेप, बंगाल की यदि मैं बात करूं तो बंगाल में जो है एक रेप कर हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर संदेश खाली में कोहराम मच गया है और वहीं से लेकर के बीजेपी भी जमकर हल्ला बोल रही है। वहीं यदि मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी वहां पर जाकर जांच पड़ताल की गई थी, जिसमें प्रशासन पर भी हमला कर दिया। इस पूरे मामले की वीआईपी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कुछ वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जी, पुलिस के साथ जो है मारपीट हुई है। इस दौरान पुलिस के ऊपर भी प्रहार किया गया है। बंगाल में टीएमसी नेता जो है फरार चल रहे हैं। उन पर रेप और हत्या का मामला जो है सामने आया है। युवती के साथ रेप और हत्या की गई थी, जिसे लेकर के जो है कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लगातार जो है ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस दौरान पुलिस पर भी प्रहार किया गया है। संदेश खाली में कोहराम बच गया है और बीजेपी भी इस मामले को लेकर के हल्ला बोल रही है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक फरार चल रहे हैं। युवती के साथ रेप करके हत्या कर दी गई थी। संदेश खाली मामले पर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। वहीं ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन पर भी इस दौरान मारपीट की गई, प्रशासन के साथ भी। वीआईपी न्यूज़ इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बंगाल में एक बार फिर से सियासत बेलकाम हो चुकी है। संदेश खाली में जो है कोहराम मच गया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक फरार चल रहे हैं। युवती के साथ रेप कर हत्या का मामला जो है सामने आया है। इस पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। लगातार ममता सरकार पर बीजेपी हमला कर रही है और बीजेपी की ओर से जबरदस्त वहां पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो है के साथ भी मारपीट की गई है। वहीं इस पूरे मामले की पुष्टि वीआईपी न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियोस जमकर वायरल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी सरकार ममता सरकार पर जमकर हल्ला बोल रही है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जो है जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी नेता
शहजाहा शेख अब तक फरार चल रहे हैं। युवती के साथ रेप कर हत्या का मामला जो है सामने आया है, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंचे। वह इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवम द्विवेदी, एडिटर इन चीफ, जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे इसे लेकर के। पश्चिम बंगाल से हत्या का मामला जो है सामने आया है, वहीं बीजेपी जो है इस पर हल्ला बोल रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो मामला है, एक संदेश खाली एक जगह है जहां पर महिला उत्पीड़न का मामला आया था, जिसमें आरोप लगाया था कि टीएमसी के कुछ गुंडे हैं जो घरों में जाते हैं और महिलाओं बदसलूकी करते हैं, उनका रेप करते हैं। अब वहीं पर अगर ममता बनर्जी जी ने बयान दिया था कि हमने एक टीम गठित कर दी है जो जांच कर रही है, महिलाओं का कहना है कि हम लोग कैसे सामने आकर ये कहें कि हमारे साथ रेप हुआ। तो ये जो संदेश खाली का जो हिंसा का मामला ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर भाजपा भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही। भाजपा का कहना है कि वहां पर जो कानून व्यवस्था है एकदम से खत्म हो चुकी है, इसलिए हम अपनी एक टीम गठित करेंगे। कुछ उन्होंने कल एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने अपने कुछ सांसदों को इसमें उतारा था कि वो जाएंगे और महिलाओं से बात करेंगी। सांसद जिसमें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कविता पाटीदार का नाम दिया था कि ये लोग जाएंगे और महिलाओं से बात करेंगे जिनके साथ कहीं ना कहीं बदसलूकी हुई, जिनके साथ यौन शोषण हुआ, उनसे बात करेंगे। तो अभी मामला सामने नहीं आया है पूरा कि जिस तरीके से टीएमसी का क्या कहना है। ममता बनर्जी अपना बयान दे चुकी है कि जांच जारी है और जांच में जो होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, वही लगातार जो है बीजेपी सरकार इस पूरे मामले में हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और यदि मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन भी जब इस पूरे मामले की जांच करने गया था तो उन पर भी हमला कर दिया गया, उनके साथ भी मारपीट की गई है। देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है। अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी पार्टी के, वो काफी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उग्र कार्यकर्ता रहते हैं। और ममता बनर्जी की सरकार ने कभी किसी के ऊपर, अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर आज तक कोई उन्होंने ऑफिशियली अगर बात करें कार्रवाई नहीं की है। तो ये पुलिस प्रशासन हो या फिर वहाँ के लोकल स्थानीय नेता या दूसरे पार्टी के नेता हो, उनके ऊपर लगातार ये हमले होते रहते हैं। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव में भी हमने देखा था जिस तरीके से हिंसा हुई थी। जो टीएमसी वहां पर पूरे तरीके से हावी हो चुकी है और विपक्ष के हमेशा आरोप यही लग रहे हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार वहां पर उग्रता अपनाते रहते हैं और उग्र आंदोलन कुछ बढ़िए, मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना, गुंडागर्दी पर उतर आते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। जी, इस कारण कहीं ना कहीं आम जनता और लोगों को बोलो तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मामले हो जाते हैं जिस वजह से जो आमजन होती है वो परेशान हो जाती है। बिल्कुल, आमजन क्या, बंगाल की बात करें, बंगाल के हालात किसी से पूरे देश में छुपे नहीं है। चुनाव का टाइम हो, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में हमें हिंसा देखने को मिलती है। और वहीं इस बार तो देखा जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे आने वाला, अभी पंचायत के चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद अब ये जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में फिर से ये शुरू हो गया है, हिंसा का दौर चालू हो गया। अब ये देखना होगा इस पर आगे ममता बनर्जी की सरकार क्या करती है। जी, जैसे कि सर आपने मुझे अभी बताया कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसी हिंसा की घटना जो है सामने आ रही है, क्या लोकसभा चुनाव में इस घटना का या ऐसी घटनाओं का असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये घटनाएं अभी शुरू हुई हैं। अगर टीएमसी का पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए तो पुराने रिकॉर्ड में ये स्पष्ट होता है कि टीएमसी के लोगों ने गुंडागर्दी की है और कार्यकर्ताओं ने लगातार गुंडागर्दी की है। इस बार जरूर उन्होंने डीआईजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों की अध्यक्षता में 10 लोगों की टीम को उन्होंने एक सदस्यता दी है, मतलब सदस्य बनाया है उन्होंने कि इस पूरी टीम जांच करेगी और इसमें पूरा जो संदेश खाली के जो मुद्दे हैं उस पर बात करेगी। लेकिन महिलाओं का कहना है कि महिलाओं से अगर ये बोला जाएगा कि तुम्हारे साथ रेप हुआ, मेडिकल कराओ, तो इस तरीके के जो यौन उत्पीड़न के मामले, उनकी इज्जत और उनकी रेपुटेशन भी एक समाज में सामने आएगी। तो कुछ महिलाएं डरी हुई हैं, कुछ सहमे में है। और वहीं अगर बात करें तो हिंदुओं के ऊपर लगातार पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है, ये तो पूरे देश की मीडिया ने दिखाया ही था। और अभी हालात ऐसे हैं कि अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी टीम गठित कर रही है वहां पर कि जाके ये मामले को देखा जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा का मामला सामने आया है। संदेश खाली में जो है कोहराम मच गया है, सियासत बेलकाम हो चुकी है और संदेश खाली पर पूरे बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हो गया है। टीएमसी नेता शहजाहा शेख अभी भी फरार चल रहे हैं। वही युवती के साथ रेप करके हत्या की गई।
कि इसे लेकर के जो है लगातार बीजेपी टीएमसी नेताओं पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। ममता सरकार के खिलाफ भी बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चर